हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस वीक में जारी की है, और इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो की। पहले है असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 1 नवंबर 2023 को यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें यथा द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के विज्ञापन दिनांक 4 दिसंबर 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 4 मई 2022 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों की संरीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान जूलॉजी के विषय के लिए अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची और अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया। अनर्ह सूची और अधिमानी अर्हता की सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित अभिलेख प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में दिनांक 16 नवंबर को साढ़े 6 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। उक्त अंतिम तिथि 16 नवंबर 2022 के पश्चात अभ्यर्थियों को इस विषय में प्राप्त किसी भी अभिलेख प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान के लिए अनर्ह सूची, कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट और अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है, और 16 नवंबर इसमें लास्ट डेट रखी गई है प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थन निरस्त सूची, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञप्ति राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 4 दिसंबर 2021 एपीआई स्कोर के आधार पर घोषित शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 4 मई 2022 तक अभिलेख प्राप्त किए गए, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान जूलॉजी विषय के निम्न अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 4/5/2022 तक अपने अभिलेखों को कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए, जिस कारण माननीय आयोग द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के कैंडिडेट है जिनका अभ्यर्थन यहाँ पे निरस्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अधिमानी अर्हता विषयक सूचना एपीआई स्कोर के आधार पर लिस्ट घोषित शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 4 मई 2022 तक अभिलेख प्राप्त किए गए, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विषय में निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ उपलब्ध न कराए जाने के कारण निम्न में तालिका नंबर के कॉलम 3 में माननीय आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को अमान्य किया गया। तो यहाँ पर रोल नंबर और अभियुक्ति यहाँ पे दिए गई। माननीय आयोग द्वारा कैंडिडेट का यहाँ पे अभ्यर्थन निरस्त का कारण भी दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लेक्चरर, संविदा प्रवक्ता, अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया, और जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रशिष्ट 5 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। तो सभी कैंडिडेट के रोल नंबर और उनके प्रत्यावेदन अस्वीकार करने के कारण भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो सूची है अनर्ह सूची असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पे देख सकते हैं आप अभ्यर्थी से विज्ञापन के शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। सभी कैंडिडेट को जिस अभ्यर्थी के अनुसार यहाँ पे प्रत्यावेदन में दस्तावेज प्रस्तुत करने थे और इनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया। अगली अपडेट है लघु विज्ञप्ति जारी की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 वाणिज्य कॉमर्स विषयांतर्गत विज्ञप्ति दिनांक 5 जुलाई 2023 के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची और अधिमानी अर्हता विषय के क्रम में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिनांक 20 जुलाई 2023 तक समय प्रदान किया गया, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण माननीय आयोग द्वारा कर दिया गया है। तो यहाँ पे कॉमर्स विषय है जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विषयांतर्गत साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की निर्धारित पद के सापेक्ष दोगुने से कम होने के कारण परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 के नियम 5 में उल्लिखित प्रावधान के क्रम में पदों के सापेक्ष एपीआई की मेरिट के आधार पर श्रेणी उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया। तो कॉमर्स का भी यहाँ पे अभ्यर्थी कम मिलने के कारण शॉर्टलिस्ट
कट ऑफ मार्क्स जारी करके अतिरिक्त कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है अनर्घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी अपडेट, जिसमें एपीआई स्कोर मेरिट के आधार पर श्रेणीवार उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ जारी की गई और कॉमर्स और जंतु विज्ञान का यहाँ पे जो अपडेट आई है और जल्द ही इसका अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। अगली अपडेट है कृषि उद्यान पशुपालन विभाग के अंतर्गत समेकित पद समूह ग परीक्षा 2023 के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन एडिट विंडो ओपन की गई है। दिनांक 2 नवंबर से 11 नवंबर तक एडिट विंडो ओपन की गई है। इसमें सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और 10 दिनों का इसमें समयावधि होगी एडिट और करेक्शन की। तो आप सभी कैंडिडेट जिनके द्वारा भी ये फॉर्म भरा गया है, कृषि उद्यान पशुपालन विभाग के अंतर्गत समेकित पद 645 पद इसमें टोटल है। तो इनमें करेक्शन भी जिस भी कैंडिडेट को करना है वो आयोग की वेबसाइट uk.gov.in पर जाके ऑनलाइन एडिट विंडो में लिंक से अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी विज्ञप्ति जारी की गई है पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह सीधी भर्ती के रिक्त 2 पदों और शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत विभिन्न निकायों निगमों में पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह सीधी भर्ती के 53 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या A2DRS3 2023-24 दिनांक 10 जुलाई 2023 के माध्यम से सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुति लेखक का दावा किया गया, ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में किए जाने वाले दावों के सापेक्ष 40% से अधिक दिव्यांगता के लिए परिशिष्ट 6162 ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है परिशिष्ट 7172 को पूर्णतः भरते हुए श्रुति लेखक की 2 आवश्यक फोटो के साथ परिशिष्ट 62672 में श्रुति लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से आयोग कार्यालय में 10 नवंबर 2023 तक ये उपलब्ध कराएंगे। अगली अपडेट है तो ये थे फ्रेंड्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो इस वीक 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को विज्ञप्ति जारी की गई भर्तियों से संबंधित अपडेट। अब नेक्स्ट है आंदोलनकारियों के आरक्षण को प्रवर समिति ने दिया अंतिम रूप। अब 3 नवंबर को होगी अंतिम बैठक, विधानसभा को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ 10% के प्रस्ताव को प्रवर समिति ने अंतिम रूप दे दिया। तो यहाँ पे आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 10% आरक्षण फिर से लागू होने जा रहा है। इसमें प्रवर समिति ने अंतिम रूप इसे दे दिया है, इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। अब 3 नवंबर को आखिरी बैठक होगी। इसके बाद प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंप देगी। मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा और विधायक भुवनचंद कापड़ी। बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को इसका ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे समिति ने आश्वासन दिया है कि सदन ने आश्वासन दिया है कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण बिल के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। समिति ने 18 सितंबर को पहली बैठक की, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। 25 सितंबर को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और समिति की मांग पर इसका कार्यकाल 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया। 25 अक्टूबर को समिति का कार्यकाल पूरा होने से पहले संसदीय मंत्री के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकाल 25 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 3 नवंबर को अंतिम बैठक होगी और इस बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी जो उत्तराखंड आंदोलनकारी है उनके लिए फिर से आरक्षण 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। अगली अपडेट है विभागों के भंवर में फंसी समूह की भर्ती परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा अटक गई। विभागों से समय से रिक्तियों और सेवा नियमावली की जानकारी न मिलने से आयोग इसका विज्ञापन जारी ही नहीं कर पा रहा। दरअसल आयोग ने पिछले दिनों भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर के हिसाब से प्रदेश में परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही और उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर 3 और गृह माता, हाउसकीपर, अमीन आदि के 293 पदों पर भर्ती की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन 13 अक्टूबर को जारी होना था। इस भर्ती की परीक्षा अगले साल 21 जनवरी को प्रस्तावित थी, जो आयोग का कैलेंडर आया था। इसमें ये भर्ती 21 जनवरी को होनी थी और इसका विज्ञापन 13 अक्टूबर को आना था, लेकिन विभागों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट
भर्ती परीक्षा में नियमावली की जानकारी नहीं मिलने के कारण ये विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। आयोग ने संबंधित विभागों से रिक्तियों और सेवा नियमावली को लेकर कुछ सूचनाएं मांगी थी, जो अब तक उपलब्ध ही नहीं हो पाई। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी सूचना में के मुताबिक विभागों से सूचनाएं नहीं मिलने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी होने में समय लगेगा। तो जो इंटरमीडिएट भर्ती है, इसमें अभी थोड़ा लेट लगेगी। स्नातक स्तरीय वीडियो की भर्ती आ चुकी है और इसका लास्ट डेट 23 नवंबर को है। और इस जो इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती है, इसमें अभी लेट लगेगी। और फ्रेंड्स, जो लेट का कारण ये हो सकता है कि उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण का प्रावधान आएगा, इससे भी भर्तियों में लेट होने की पूरी संभावना है। अगर ये आरक्षण लागू होता है तो सभी भर्तियों में के क्षैतिज आरक्षण के रोस्टर के अकॉर्डिंग श्रेणी और उपश्रेणी में पदों में संशोधन होगा और फिर विज्ञापन आने में देर होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की भी भर्तियां अटकी। राज्य लोक सेवा आयोग ने कई भर्तियों के प्रस्ताव की कमियां दूर करने के लिए लौटाया था, लेकिन कई माह से विभाग इसे वापस नहीं कर पाए। इस वजह से आयोग इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पा रहा है। पीसीएस और लोअर पीसीएस के भी विभागों से लगातार कार्मिक विभाग रिक्तियां मांग रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, अभी हाल इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है और जिसका परिणाम आना बाकी है। दोनों भर्तियाँ माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में लंबित हैं और माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय आदेश के बाद ही इन भर्ती प्रक्रियाओं की ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, अटल आदर्श स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर जल्द तैनाती होगी और 20 सितंबर को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया। विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने रिजल्ट को महानिदेशक कार्यालय को सौंपा था। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि अटल स्कूल में एलटी और प्रवक्ता कैडर के करीब 400 पदों पर नियुक्तियां होनी है। विभागीय चयन प्रक्रिया से इसके लिए शिक्षकों का चयन किया जाता है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना है कि परीक्षा परिणाम को जल्द विधिवत घोषित कर दिया जाएगा। राज्य के 189 अटल स्कूलों में एलटी प्रवक्ता कैडर में 3318 पद स्वीकृत हैं, जिसमें एलटी कैडर के 140, प्रवक्ता कैडर के 280 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। 20 सितंबर को प्रदेश के 13 परीक्षा केंद्रों में 2300 से ज़्यादा शिक्षकों ने स्क्रीनिंग परीक्षा दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अटल आदर्श स्कूल में इसका रिजल्ट जल्द आएगा और शिक्षकों की इनमें नियुक्ति होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू होने के बाद सामने आया डाटा। यूपीएससी से नौकरी के इंतजार में 10 लाख बेरोजगार। हम प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति पर बात करने बिल्कुल नहीं जा रहे, क्योंकि हम जो डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं वह प्रतियोगी छात्रों का है, जो ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, फिर कम से कम इसी लेवल का कोई प्रोफेशन कोर्स कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे प्रदेश में ऐसे प्रतियोगी छात्रों की संख्या करीब 10 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से नौकरी के इंतजार में 10 लाख बेरोजगार हैं। पीसीएस जी 2022 का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी हो चुका है। सिंगल बेंच के निर्णय को करेंगे चैलेंज। एपीएस भर्ती 2013 के मामले में हाईकोर्ट के एकल पीठ के निर्णय को अभ्यर्थी चैलेंज करने की तैयारी में। ओटीआर सिस्टम यहाँ पर लागू हो चुका है। इस वर्ष की शुरुआत से ओटीआर व्यवस्था लागू हो चुकी है। 9.66 लाख पहुंच चुकी है आवेदकों की संख्या। 9 नवंबर तक चलेगा आरओ के लिए आवेदन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ के फॉर्म निकाल चुका है, इसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और यूकेपीएससी द्वारा भी आरओ के लिए विज्ञप्ति जारी, जिसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो ये थे एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट। अब उत्तराखंड करंट अफेयर के टॉपिक है यहाँ पे। कर्णवाश्रम रूट का घोषित किया गया ट्रैक ऑफ द ईयर। जो कर्णवाश्रम रूट है, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चौकी घाट से मलनिया तक 18 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होगा ट्रैकिंग रूट। देर से ही सही, उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक कर्णवाश्रम पौखाल ट्रैकिंग रूट की सुध ले लिया। शासन ने कर्णवाश्रम रूट को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। यह रूट कर्णवाश्रम के मालन नदी के उद्गम स्थल मालिनिया गांव तक 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मालन नदी का जो उद्गम स्थल है मालिनिया गांव, तो यहीं पे ये रूट बनेगा कर्णवाश्रम चौकी घाट में। इसको विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग की इस कवायद से महर्षि कर्ण की जन्मस्थली और चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कर्णवाश्रम से मालन घाटी के रूट को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया।
और जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री ने बताया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लगातार इस क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों और खंडरों को पुनर्जीवित कर उन्हें धार्मिक, साहसिक और यौगिक पर्यटन से जोड़कर क्षेत्र का विकास करने और इस क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके बाद शासन ने कर्णाश्रम रूट को 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। पर्यटन विभाग की ओर से जल्द ही कर्णाश्रम से 30 सदस्यीय दल को ट्रैक पर रवाना किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ फॉर्मूले के आधार पर पर्यटन विभाग में पंजीकृत ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से प्रथम 300 ट्रैकर को हजार रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि के रूप में पर्यटन विभाग देगा। तो जो यहाँ पे कोटवार भावर में मालन घाटी में स्थित है कर्णाश्रम का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, और चौकी घाट से मलनिया तक 18 किलोमीटर का ट्रैक विकसित होगा, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। पिथौरागढ़ में बनेगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, खेल खेल में दी जाएगी नियमों की जानकारी। परिवहन के क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद को जल्द नहीं पहचान मिलेगी। यहाँ चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत का दूसरा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नगर से लगे मेला गांव में 123 नाली भूमि चयनित कर लिया, जिसे परिवहन सचिव अरविंद ह्याकी ने हरी झंडी दे दी। पार्क में बच्चों के लिए ट्रैक बनाकर टॉय ट्रेन सहित अन्य छोटी वाहन चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देना होता है, ताकि बच्चों में यातायात नियमों का पालन आदत के रूप में विकसित हो सके। कुछ ऐसा होगा चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को साइकिलिंग हुआ खिलौना कार उपलब्ध कराई जाएगी। इस पार्क में 2-3 ट्रैक भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। आईओए ने आधिकारिक रूप से उत्तराखंड को सौंपा 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिम्मा। करंट अफेयर जिससे महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। अगले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मंगलवार को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड को मेजबानी का जिम्मा देने की घोषणा की। भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी हैं और 9 नवंबर को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का झंडा सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 38वें राष्ट्रीय गेम्स होंगे ये उत्तराखंड में होंगे, और इसके 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उत्तराखंड को हैंड ओवर होगा राष्ट्रीय खेलों का झंडा। अगली अपडेट है, वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। मंगलवार को एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में जापान की महिला हॉकी टीम के खिलाफ वंदना ने यह उपलब्धि हासिल की है। तो आप देख सकते हैं वंदना कटारिया की उपलब्धियाँ। 2013 में इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में कांस्य जीता। 2013 में एशियन चैंपियन ट्रॉफी में रजत जीता। एशिया कप में कांस्य पदक 2013 में जीता। 2014 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक। 2016 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान संभाली। 2016 में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का स्वर्ण। 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में रजत 2018 में। 2022 में FHI नेशनल कप में स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य 2022 में। ओलंपिक के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो ये इनके द्वारा ये रिकॉर्ड कायम किया गया था। ओलंपिक के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी 2022 में। और 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से वंदना कटारिया को नवाजा। तो ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, परिवार और मित्रों के बगैर 300 तक का सफ़र संभव नहीं, ये इनका स्टेटमेंट है। वंदना कटारिया आज हॉकी के उस शिखर पर पहुँच गई हैं जहाँ आज तक कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी नहीं पहुँची है। जब रांची के मरांगोम से जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोफर्ट स्टेडियम में जापान के खिलाफ मैच खेलने उतरी तो वह क्षण ऐतिहासिक हो गया। 300 मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वंदना कहती है, परिवार और मित्रों के सपोर्ट के बगैर यह सफ़र संभव नहीं था। कहती है, जब भी निराशा हुई परिवार और मित्रों ने हौसला दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शुरुआत में बल्कि खेल कैरियर के दौरान भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सोच लिया पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में ये 300वां मैच इनके द्वारा खेला गया
और 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अगली अपडेट है, केदारनाथ राजमार्ग से बद्रीनाथ राजमार्ग को जोड़ने वाली टनल हुई आर पार। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कार्यदायी संस्था को दी बधाई। जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में निर्माणाधीन ऋषिकेश बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने वाली 900.3 मीटर सुरंग लंबी सुरंग सफल आर पार होने पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने सुरंग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं कार्यदायी संस्था को निश्चित समय से पहले सुरंग को आर पार करने पर बधाई दी और इसकी सराहना की गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुरंग, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने बताया कि जनवरी 2023 में सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और परियोजना के तहत सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल भी प्रस्तावित है, जिसके अबेटमेंट के लिए खुदाई जोरों पर चल रही है। 156 करोड़ की लागत से तैयार हो रही परियोजना का कार्य जुलाई 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। वहीं भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के एजीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि यह कार्य तय करने से लगभग 2 माह पहले किया गया है। सुरंग के निर्माण में मशीनों के साथ साथ 150 मजदूरों के द्वारा 2 शिफ्ट में निरंतर कार्य किया गया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और दूसरे चरण के कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये 900 मीटर की सुरंग रुद्रप्रयाग में बन चुकी है, आर पार हो चुकी है और जल्द ही इसका जो शेष कार्य है ये पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी युवा शक्ति। अमृत कलश यात्रा के समापन पर बोले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमृत उद्यान हमें हमारे संकल्पों की याद दिला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा शक्ति ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी। राजधानी में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अभियान जीवंत मिसाल है, युवा संगठित होकर हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पीएम ने अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया। पीएम की उपस्थिति में आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित राष्ट्र करने का संकल्प दिया गया। क्या हो तो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की अपडेट और 2 अपडेट यहाँ पे हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया, जिसमें उत्तरकाशी की कोटी बनाल शैली जो वहाँ पे भूकंप रोधी भवन बनते हैं उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से इस नए टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजा खुंटी टेक्निक। गुजा खुंटी पौराणिक भवन निर्माण शैली है जिसमें भवन के लकड़ी व पत्थर से बनने वाले बीम व कॉलम को गुजा खुंटी कहा जाता है, जिसमें बीम और कॉलम लकड़ी व पत्थर से जोड़े जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट है, कच्छ का धोरडो बना दुनिया का पहला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। कच्छ की हस्तकला से तैयार चनिया चोला पहनकर युवतियां नवरात्र पर गरबा का उत्सव मना रही हैं। उसी कला व संस्कृति के बोते कच्छ के धोरडो गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होने का संयुक्त राष्ट्र का खिताब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव से जुड़े अपने फोटो इंटरनेट मीडिया पर शेयर करके बधाई दी और संस्कृति के प्रति इस गांव के लोगों के समर्पण की तारीफ की। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2006 से कच्छ रणोत्सव की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के धरोहरों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा कि यहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। यह भारत के पर्यटन की क्षमता के साथ कच्छ के लोगों के समर्पण दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी अपडेट और उत्तराखंड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक और नेशनल करंट अफेयर के टॉपिक हमने डिस्कस किए। जो आगामी एग्जाम आरओ, एआरओ और ईओ का जो 26 नवंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये की वीडियो थी। जो चैनल पे नए चैनल को लाइक शेयर और अपने जो नीडी स्टूडेंट है यूकेपीएससी एस्पिरेंट है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार।